साल 1997 दिसंबर का महीना था। तुर्की के सीर्त में एक रैली चल रही थी। उसमें इस्तांबुल के मेयर भी आए थे। उन दिनों उस मेयर का जलवा हुआ करता था। उसको भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन फिर उसने एक कविता पढ़ी और सब चौपट हो गया। कविता कुछ यूं थी: मस्जिदें हमारी बैरक हैं, गुंबद हमारा कवच, मीनारे हमारी संगीने हैं और मोमिन हमारे सिपाही। रैली खत्म होते ही तुर्की में हंगामा मच गया। मेयर पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप लगा। फिर उसके खिलाफ केस चला। कोर्ट ने उसको 10 महीने की सजा सुनाई और चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया। उसको मेयर की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था मेयर का मरसिया पढ़ा जा चुका है। उसका पॉलिटिकल करियर खत्म मान लिया गया था। लेकिन कुछ ही बरसों के भीतर कहानी बदल गई। 2002 आते आते फिनिक्स ने दूसरा जन्म ले लिया था। उसकी पार्टी देश की सरकार चला रही थी। 2003 तक देश की कमान उसके हाथों में थी। एक बार वो कुर्सी पर बैठा तो फिर उतरने का नाम नहीं लिया। आज के दिन वो तुर्की का सर्वे सर्वा है। कुछ लोग उसको तानाशाह कहते हैं और कईयों के लिए वो नए दौर का खलीफा है। उस शख्स का नाम है रेसेप तय्यप एर्दोआन, द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ तुर्की। एर्दोआन 23 वर्षों से तुर्की चला रहे हैं। इस दरमियान कई उतार चढ़ाव आए। उनके खिलाफ तख्तापलट की कोशिशें हुई। कई मोर्चों पर विद्रोह हुआ। यूरोपियन यूनियन से तनातनी हुई, रूस से दोस्ती हुई और फिर मनमुटाव भी हुआ। अमेरिका से कई वर्षों तक झगड़ा चला। नाराजगी ऐसी थी कि अमेरिका ने तुर्की को अलग थलग कर दिया था। लेकिन हर कहानी के अंत में एर्दोआन विजेता बनकर निकले। एर्दोआन की विदेश नीति वाकई में केस स्टडी है। एर्दोआन तुर्की को ईयू में एंट्री दिलाना चाहते हैं, लेकिन ईयू को धमकाने से उनको परहेज भी नहीं। वो रूस से हथियार खरीदते हैं, लेकिन यूक्रेन को ड्रोन्स बेचते हैं। उनका रिश्ता पुतिन से है, लेकिन ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाने में उनको कोई गुरेज नहीं होता। कहते हैं दुनिया में जंग कोई लड़े, जीतते एर्दोआन हैं। इस समय उन्होंने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से लेकर यूरोप तक अपने पांव पसार रखे हैं। तुर्की के अंदर उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। उनके विरोधी या तो मारे जा चुके हैं या फिर जेल में हैं या वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। मीडिया और कोर्ट पर उनका फुल कंट्रोल है और फौज उनके इशारों की मोहताज हो चुकी है। ये एर्दोआन का अंदाज है, ये उनका हासिल है। यही बात उनको सबसे अलग बनाती है। लेकिन एर्दोआन ने इतनी ताकत हासिल कैसे की? जिस शख्स पर बैन लगा था वो तुर्की का सर्वे सर्वा कैसे बना? एर्दोआन का प्रभाव क्षेत्र कहां तक फैला है और तुर्की की असल कहानी क्या है? तुर्की उन चुनिंदा देशों में है जो 2 महाद्वीपों पर बसे हैं। उसकी 96% जमीन एशिया में है, बाकी का हिस्सा यूरोप में है। टोटल एरिया 7,83,000 वर्ग किलोमीटर है। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा को मिलाकर जितनी जमीन होगी तुर्की उतना ही बड़ा है। तुर्की की लोकेशन भी काफी अहम है। अंकारा राजधानी है, लेकिन सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल। ये इकलौता ऐसा शहर है जो 2 महाद्वीपों के बीच बटा हुआ है। इस्तांबुल ही तुर्की को यूरोप से जोड़ता है। इसका वेस्टर्न बॉर्डर ग्रीस और बुल्गारिया से लगा है। इस्तांबुल दुनिया के सबसे ऐतिहासिक शहरों में से है। इसको एक समय कुंस्तुंतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। ये ईसाई साम्राज्यों की शान था, लेकिन 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया और इसको अपनी राजधानी बना दिया। इस्लामी खिलाफत की हुकूमत यहीं से चलती थी। तुर्की के उत्तर में ब्लैक सी है और दक्षिण में मेडिटेरियन सी। इन समंदरों को बॉस्फोरस और डार्डेनेल स्ट्रेट्स जोड़ते हैं। तुर्की इन दोनों स्ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और जॉर्जिया जैसे देशों का ज्यादातर ट्रेड इन्हीं स्ट्रेट्स के जरिए होता है। तुर्की नेटो के शुरुआती मेंबर्स में से है। वो इकलौता ऐसा मेंबर है जिसकी जमीन एशिया में भी है। कोल्ड वॉर के दौर में तुर्की फ्रंटलाइन का देश था। तब नेटो ने उसकी जमीन पर परमाणु हथियार तैनात किए थे। अभी भी उसके यहाँ लगभग 50 न्यूक्लियर बॉम्ब रखे हैं। तुर्की का लैंड बॉर्डर 8 देशों से लगता है। वेस्ट में बुल्गारिया और ग्रीस हैं। ये दोनों यूरोप के देश हैं। बाकी 6 पड़ोसी हैं: सीरिया, इराक, ईरान, अजरबैजान, आर्मीनिया और जॉर्जिया। इन सभी देशों में इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जब भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है उसका सीधा असर तुर्की पर भी पड़ता है। तुर्की की पॉपुलेशन 8,62,00,000 है। तकरीबन 98% लोग इस्लाम को मानते हैं। बाकी में ईसाई, यहूदी और दूसरे धर्मों के लोग आते हैं। हालांकि तुर्की का कोई राजकीय धर्म नहीं है। संविधान के हिसाब से तुर्की सेक्युलर है। इकोनॉमी की अगर बात करें तो तुर्की की जीडीपी $1.64 ट्रिलियन है। प्रति व्यक्ति आय 17 लाख रुपए के आसपास है। ये भारत से 6 गुना ज्यादा है। तुर्की की करेंसी को
लीरा कहते हैं। अभी 1 लीरा की वैल्यू 2 भारतीय रुपए है। अब आ जाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम पर। तुर्की में प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, ये काफी हद तक अमेरिका से मिलता जुलता है। तुर्की में राष्ट्रपति सरकार और राष्ट्र दोनों के मुखिया होते हैं। ये सिस्टम 2018 में लाया गया था। उससे पहले राष्ट्रपति का पद सेरेमोनियल होता था, तब प्रधानमंत्री सरकार चलाया करते थे, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री का पद खत्म कर दिया गया और राष्ट्रपति को सर्वशक्तिमान बना दिया गया। जजों, मंत्रियों और अफसरों के अपॉइंटमेंट से लेकर बजट, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी तक सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट वोट से होता है। जिस कैंडिडेट को 50% से ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो राष्ट्रपति बनता है। राष्ट्रपति चुनाव हर एक 5 साल में करवाया जाता है। पिछला चुनाव हुआ था 2023 में, तब वोटिंग सेकेंड राउंड तक गई थी। इसमें अर्दोआन 52% वोट लेकर जीते थे। तुर्की में एक व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। नियम के हिसाब से वो 2028 का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अर्दोआन कब नियम बदल दें कोई नहीं जानता। तुर्की में संसद भी है, उसका नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। इसमें एक सदन है। संसद में 600 मेंबर्स होते हैं। इनका चुनाव भी 5 साल में करवाया जाता है। संसद के पास कानून बनाने, बजट अप्रूव कराने और सरकार के खिलाफ जांच बिठाने का हक है। इसमें भी अर्दोआन की पार्टी AKP का दबदबा है, इसलिए संसद रबर स्टैंप की तरह काम करती है। तुर्की के संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया है, लेकिन जजों की नियुक्ति और बर्खास्तगी में अर्दोआन का पूरा दखल रहता है। तुर्की की आर्मी काफी ताकतवर है। एक समय तक फौज सरकार को कंट्रोल करती थी। जब कभी उसको चुनी हुई सरकार से आपत्ति होती थी, फौज उसका तख्ता पलट कर देती थी। इस परंपरा को अर्दोआन ने बदला। उन्होंने फौज को न सिर्फ सिविलियन कंट्रोल में लाया, बल्कि उसके भी पर कतर दिए। अर्दोआन ने ऐसा करके मुस्तफा कमाल अतातुर्क की बनाई व्यवस्था को पलटा। अतातुर्क को फादर ऑफ मॉडर्न तुर्की कहते हैं। अर्दोआन भी उनका नाम सम्मान से लेते हैं, लेकिन उनकी ज्यादातर नीतियां अतातुर्क की लेगेसी को कमजोर करती हैं। जहां आज तुर्की बसा है, वहीं से ऑटोमन साम्राज्य शुरू हुआ था। इसकी नींव सन 1299 में उस्मान ने रखी थी। अपने पीक पर ऑटोमन साम्राज्य की सीमा एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक फैल चुकी थी। ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी और रेड सी पर उसका एक अधिकार था। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल मक्का, मदीना और जेरूसलम उसके कब्जे में थे। 1517 में उसने खुद को इस्लामी दुनिया का लीडर घोषित कर दिया। ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान दुनिया भर के सुन्नी मुस्लिम्स का लीडर बन गया था। उसको खलीफा की पदवी भी मिल गई थी, लेकिन जैसे दिन के बाद रात का आना तय है, वैसे ही ऑटोमन साम्राज्य के दिन भी लदे। 1683 में उसे वियना के मोर्चे पर करारी हार झेलनी पड़ी। अगर वियना उनके हाथ लग जाता तो पूरा यूरोप उसके नियंत्रण में आ सकता था, लेकिन वहां मिली हार ने अभेद्य किले को डगमगा दिया था। इसके बाद इसका ढलान शुरू हो गया। ऑटोमन साम्राज्य के अधीन आने वाले इलाकों में आजादी की मांग उठने लगी थी। एक तरफ ऑटोमन साम्राज्य अपनी जमीन बचाने तक के लिए जूझ रहा था, उसके ऊपर काफी कर्ज भी था। उसको यूरोप का बीमारू राज्य कहने लगे थे। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के ताकतवर देशों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था। उनके यहाँ नए नए आविष्कार हो रहे थे। वे दुनिया भर की कॉलोनीज से पैसा और संसाधन लूटकर अमीर बन रहे थे। फिर 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य टूटने लगा। 1832 में ग्रीस आजाद हुआ। उसके बाद सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया और मोंटेनीग्रो अलग हुए। 1882 में इजिप्ट पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। अल्जीरिया और ट्यूनीशिया पर फ्रांस का कंट्रोल हो गया। इटली ने लीबिया को हत्या लिया। बाकी कसर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी कर दी। इसमें ऑटोमन साम्राज्य हार गया। इसके बाद बचे खुचे इलाके भी उसके हाथ से निकल गए। 1920 में ट्रीटी ऑफ सेवरस ने तुर्की को कई इलाकों में बांट दिया। ऑटोमन साम्राज्य एक छोटे से इलाके में सिमट कर रह गया था। अगर ये संधि लागू हो जाती तो तुर्की की कोई हैसियत नहीं बचती, लेकिन मिलिट्री अफसर मुस्तफा कमाल ने सरेंडर करने से मना कर दिया। उन्होंने अपनी आर्मी बनाई, अलग संसद की स्थापना की और अंकारा से पैरेलल सरकार चलाने लगे। उन्होंने यूरोपियन पावर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1922 आते आते मुस्तफा की फौज ने हारे हुए इलाकों को जीत लिया था। आखिरकार जुलाई 1923 में लुसान में नई संधि हुई। इसने 1920 वाली संधि को खत्म कर दिया। लुसान में मॉडर्न तुर्की की सीमाएं तय हुई। आज जो तुर्की दिखता है वो मुस्तफा कमाल की देन है। भले ही मुस्तफा यूरोप के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उन पर यूरोप का गहरा प्रभाव था। वो तुर्की को यूरोप की सभ्यता के करीब रखना चाहते थे। अक्टूबर 1923 में वो फ्रांस की तर्ज पर रिपब्लिक सिस्टम लेकर आए। सुल्तान की कुर्सी 1922 में ही खत्म की जा चुकी थी। फिर 1924 में खिलाफत भंग हो गई। आखिरी खलीफा अब्दुल मसीद सेकंड को ट्रेन में बिठाकर देश से बाहर भेज दिया गया। मुस्तफा कमाल पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे।
वो तुर्की को मॉडर्न और सेकुलर बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि धर्म को राजनीति से अलग होना चाहिए, इसलिए उन्होंने खलीफा को देश से निकाल दिया था। फिर उन्होंने धार्मिक अदालतों को बंद कर दिया और सैकड़ों मदरसों पर ताला लगा दिया। उन्होंने इस्तांबुल की बजाय अंकारा को राजधानी बनाया। इस्तांबुल ऑटोमन साम्राज्य का सिंबल था। मुस्तफा नए देश पर पुरानी पहचान हावी नहीं होने देना चाहते थे। फिर 1925 में टोपी से जुड़ा कानून लाया गया। इसने ऑटोमन्स के जमाने वाली लाल टोपी पर बैन लगा दिया। लोग सिर्फ यूरोपियन टोपियां पहन सकते थे। इस कानून का भारी विरोध हुआ, लेकिन मुस्तफा पीछे नहीं हटे। नवंबर 1928 में उन्होंने अरबी को हटाकर लैटिन स्क्रिप्ट लागू किया। नागरिकों के लिए इसे पढ़ना और सीखना अनिवार्य था। ऐसा करके ऑटोमन लिटरेचर को चलन से बाहर कर दिया गया। मुस्तफा सरकार ने 1934 में तुर्की की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दे दिया था। तब तक फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी महिलाओं को वोटिंग करने का हक नहीं मिला था। 1930 के दशक तक उनका कद काफी बढ़ चुका था। नवंबर 1934 में संसद ने उन्हें अतातुर्क की पदवी दी। अतातुर्क का मतलब होता है फादर ऑफ द तुर्क्स। ये सम्मान कहने भर को नहीं था। तुर्की के लोग वाकई में उनको अपना रहनुमा मानते थे। राजनीति से लेकर फौज तक में उनकी छवि ईश्वर वाली थी। लेकिन अतातुर्क इस लोकप्रियता को लंबे समय तक नहीं देख सके। नवंबर 1938 में सिरोसिस से उनकी मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 57 साल थी। भले ही अतातुर्क गुजर चुके थे, लेकिन तुर्की पर उनकी छाप बनी रही। आने वाली सरकारें उनके नक्शे कदम पर चलती रही। ये सिलसिला तब तक चला जब तक अर्दोआन ने पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं ले ली थी। रेसिप तय्यप अर्दोआन 26 फरवरी 1954 को इस्तांबुल में पैदा हुए थे। उनके पिता कोस्ट गार्ड थे। उनकी सैलरी में सारी सुख सुविधाएं देना मुश्किल था। अर्दोआन को खर्च निकालने के लिए छोटे मोटे काम करने पड़ते थे, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के बच्चों के लिए नॉर्मल बात थी। अर्दोआन की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मदरसे में हुई। उस दौर में धार्मिक स्कूलों को दोयम दर्जे का माना जाता था। फिर भी अर्दोआन ने रिस्क लिया और उसी रास्ते से आगे बढ़े। जब वो बड़े हो रहे थे, उनकी दिलचस्पी फुटबॉल और पॉलिटिक्स में जगने लगी थी। फुटबॉल उनका पहला प्यार था, लेकिन पिता के दबाव और राजनीतिक उठापटक के बीच फुटबॉल पीछे छूट गया। 1970 के दशक में अर्दोआन स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने लगे थे। वो नेकमेटिन एर्बाकान से काफी प्रभावित थे। एर्बाकान इस्लाम की राजनीति करते थे। अर्दोआन को उनका साथ काफी पसंद आया। अर्दोआन मेहनती थे, उन्हें टीम वर्क आता था। वो गरीबों की आवाज उठाना जानते थे और उन्होंने एर्बाकान की पार्टी को आम लोगों के बीच पहुंचा दिया। इस वजह से पार्टी ने उनको हाथों हाथ लिया। 1994 में उन्होंने अर्दोआन को इस्तांबुल के मेयर इलेक्शन का कैंडिडेट बना दिया। इस्तांबुल तुर्की की सेकुलर इमेज का सिंबल था। इस शहर का ज्यादातर हिस्सा यूरोप वाली साइड में है। वहाँ के लोगों के लिए इस्लामी शासन बीते जमाने की बात थी। ऐसे शहर में कट्टरपंथी नेता का जीतना संभव लगता था, लेकिन अर्दोआन ने चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। मेयर के तौर पर अर्दोआन ने शानदार काम किया। उन्होंने पानी की सप्लाई ठीक कराई, कचरे के पहाड़ से निजात दिलाई और मेट्रो नेटवर्क को मॉडर्न बनाने पर ध्यान दिया। इससे उनकी इमेज एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर की बनी। जो लोग उन्हें नापसंद करते थे, वो भी उनको स्वीकार करने लगे। फिर 1996 में अर्दोआन के गुरु एर्बाकान तुर्की के प्रधानमंत्री बन गए। इससे अर्दोआन का काम आसान होने वाला था, लेकिन एर्बाकान की सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। उन दिनों फौज चुनी हुई सरकार से ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी। वो खुद को सेकुलर तुर्की का गार्डियन कहती थी। जब भी कोई सरकार अतातुर्क के सिद्धांतों से भटकती थी, फौज उसको कुर्सी से उतार देती थी। यही एर्बाकान के साथ भी हुआ। उन पर आरोप लगा कि वो पॉलिटिकल इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं। फौज ने एर्बाकान का तख्ता पलट तो नहीं किया, लेकिन इतना प्रेशर बनाया कि जून 1997 में उनको इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद उनकी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जाने लगा और इसी दौरान अर्दोआन भी निशाने पर आए। दिसंबर 1997 में उन्होंने एक कविता पढ़ी और उनके विरोधियों को मौका मिल गया। अर्दोआन पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप था। अप्रैल 1998 में स्टेट सिक्योरिटी कोर्ट ने उनको 10 महीने की सजा सुनाई। इसके चलते उनको मेयर की कुर्सी छोड़नी पड़ी। अप्रैल 1999 में अर्दोआन को जेल भेज दिया गया। उन्हें 10 महीने जेल में काटने थे, लेकिन 4 महीने बाद उनको छोड़ दिया गया। भले ही अर्दोआन जेल से जल्दी छूट गए थे, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए थे। उनके चुनाव लड़ने पर बैन लगा था। वो किसी पब्लिक पोस्ट पर नहीं बैठ सकते थे। उनकी वेलफेयर पार्टी पर ताला लग चुका था और उनके साथी या तो जेल में थे या इधर उधर भागे फिर रहे थे। फिर अर्दोआन ने बचे खुचे लोगों को इकट्ठा किया और आगे का रास्ता निकालने में जुट गए। आपसी बहसों से उन्हें समझ में आया कि तुर्की का इस्लामीकरण करना मुश्किल होगा। इसलिए अर्दोआन और उनके साथियों ने तय किया कि वे निजी जिंदगी में तो धार्मिक रहेंगे, लेकिन देश के सेकुलर ढांचे से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसी मकसद के साथ उन्होंने 2001 में अदालत बी कल्किनमा पार्टिसी यानी एके पार्टी बनाई।
अंग्रेजी में इसको जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी कहा गया। एके पार्टी ने पहला नेशनल इलेक्शन 2002 में लड़ा और सबको चौंकाते हुए प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। उन्होंने 550 में से 363 सीटें जीती थी। अर्दोआन की पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन अर्दोआन पर बैन लगा था। वो चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाए थे, इसलिए प्रधानमंत्री की कुर्सी अभी भी उनसे दूर थी। चूंकि अर्दोआन पीएम नहीं बन सकते थे, इसलिए एके पार्टी ने अब्दुल्ला गुल को कुर्सी पर बिठाया। फिर आनन फानन में संविधान संशोधन किया गया। इस तरह अर्दोआन पर लगा बैन हटाया गया। फिर वो उपचुनाव जीतकर संसद पहुंचे। उनके जीतने के बाद अब्दुल्ला गुल ने इस्तीफा दे दिया और 14 मार्च 2003 को अर्दोआन ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यहाँ से अर्दोआन युग की शुरुआत हो चुकी थी। वो समय है और आज का समय है। अर्दोआन को कुर्सी से कोई हिला नहीं पाया है। 2002 में तुर्की बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। कई बैंक दिवालिया हो गए थे। इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। महंगाई दर 68% से ऊपर जा चुकी थी। करेंसी की वैल्यू लगातार घट रही थी और लाखों लोग अचानक बेरोजगार थे। अर्दोआन की पार्टी ने इसको ठीक करने का वायदा किया था। ये उनकी पहली बड़ी चुनौती थी। अर्दोआन ने इसको बखूबी निभाया। साथ ही साथ वो स्टेबिलिटी भी लेकर आए। इससे निवेशकों में भरोसा जगा। उन्होंने तुर्की के मार्केट में पैसा लगाया। पैसा आने से नए उद्योग धंधे शुरू हुए, लोगों को रोजगार मिला, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ी। इस तरह धीरे धीरे इकोनॉमी पटरी पर आने लगी। इसको कुछ आंकड़ों से समझते हैं। 2002 में तुर्की की जीडीपी $240 बिलियन थी। 2011 तक ये $774 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। 2002 में औसत इनकम $3,500 थी। 2011 में आंकड़ा $10,000 के पार जा चुका था। 2002 में जीडीपी वृद्धि दर 6% के आसपास थी। 2011 में तुर्की की जीडीपी 11.4% की दर से बढ़ रही थी। 2002 में महंगाई दर 50% के करीब था। 2011 में ये घटकर 10% तक आ गया था। 2002 में तुर्की में $1 बिलियन विदेशी निवेश आ रहा था। 2011 में तुर्की को हर साल $16 बिलियन विदेशी निवेश में मिल रहे थे। लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्दोआन ने महज 10 वर्षों में लाखों जिंदगियों को बदल दिया था। इस चमत्कार से एक नया मिडिल क्लास पैदा हुआ था। उनके पास नौकरी थी, घर था, गाड़ी थी। वे सपने देख सकते थे और उन्हें पूरा करने के बारे में सोच सकते थे। जो अर्दोआन के मुरीद थे, उनको अर्दोआन के बाकी कारनामों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। इसकी आड़ में अर्दोआन ने वो किया जो उनके मन में लंबे समय से दबा था। उन्हें मिलिट्री के वर्चस्व से चिढ़ होती थी। अर्दोआन जेल जाने का अपमान भूले नहीं थे। वो बस सही समय का इंतजार कर रहे थे और ये मौका उनको 2007 में हाथ लगा। उस बरस तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव था। तब राष्ट्रपति का पद सेरेमोनियल होता था। एके पार्टी ने इसके लिए अब्दुल्ला गुल को नॉमिनेट किया। गुल धार्मिक तौर पर कट्टर थे। फौज ने उनका विरोध किया। उनके खिलाफ मेमोरेंडम भी जारी किया गया था। ऐसा लगा कि फौज डायरेक्ट दखल दे सकती है, लेकिन अर्दोआन झुके नहीं। उन्होंने समय से पहले नेशनल इलेक्शन करवा दिया। इस चुनाव में एके पार्टी ने अच्छे अंतर से जीत हासिल की। जनता ने फौज की धमकी को नकार दिया था। नई संसद ने अब्दुल्ला गुल को राष्ट्रपति चुन लिया। इससे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा झटका लगा था, लेकिन वे पीछे हटने के मूड में नहीं थे। फौज का हाई कमांड प्रोटोकॉल्स की नाफरमानी करने लगा। इससे हुआ ये कि जनता फौज से खफा रहने लगी। ये उनके वर्चस्व के लिए आखिरी कील साबित हुआ। 2007 के आखिर में अर्दोआन ने फौजी अफसरों की फाइलें खुलवा दी। उन्होंने रिटायर्ड अफसरों को भी नहीं बख्शा। इसकी आंच ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकारों और प्रोफेसर्स तक भी पहुंची। जिस किसी पर शक था उनको अरेस्ट कर लिया गया। उन पर बंद कमरों में मुकदमा चला। कईयों को तो फर्जी सबूत दिखाकर सजा दिलवाई गई। कुछ फैसले बाद में पलटे भी गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक मिलिट्री जनरल्स की सत्ता ढह चुकी थी। वे सिविलियन सरकार के कंट्रोल में आ चुके थे। फिर 2010 में जुडिशियल रिफॉर्म्स किए गए। इसके बाद जजों की नियुक्ति पर सत्ताधारी पार्टी का कंट्रोल हो गया। एक और चीज ये हुई कि मिलिट्री कोर्ट्स के अधिकार घटा दिए गए। अब मिलिट्री अफसरों पर सिविलियन कोर्ट्स में भी मुकदमा चल सकता था। इसके बाद अर्दोआन ने मीडिया को टारगेट कर लिया। आलोचना करने वाले संस्थानों को या तो अर्दोआन के दोस्तों ने खरीद लिया या उन्हें बंद करवा दिया गया। वेटरन पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। कईयों को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये कहानी अभी तक नहीं बदली है। अर्दोआन बेहतर तुर्की बनाने के वादे पर सत्ता में आए थे, लेकिन उनका फोकस कुर्सी बचाने पर रहने लगा। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे, यहाँ तक कि अपने ही लोगों को लुटेरा और गद्दार साबित करने के लिए भी वो तैयार थे। ऐसा एक वाकया मई 2013 में हुआ, जब सरकार इस्तांबुल के गेजी पार्क को रीडेवलप करने का प्लान लेकर आई। इसमें सैकड़ों पेड़ कटने वाले थे। शुरुआत में एक्टिविस्ट ने धरना दिया, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े आंदोलन में बदल गया। ये प्रोटेस्ट तो पार्क बचाने को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में लोग दूसरे मुद्दे भी उठाने लगे।
पूरे तुर्की में अर्दवान के खिलाफ माहौल बन रहा था, मगर अर्दवान ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट करने वाले लोग लुटेरे और चरमपंथी हैं, वे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। उन्होंने बातचीत करने के बजाय पुलिस भेज दी। पुलिस ने बल प्रयोग करके प्रोटेस्ट खत्म करा दिया। बाद में हजारों लोगों को अरेस्ट भी किया गया। इससे अर्दवान की पीपल फ्रेंडली इमेज तार तार हो चुकी थी, लेकिन उनको इससे फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए सबसे ऊपर कुर्सी थी। 2013 में ही अर्दवान को एक और चुनौती मिली। प्रोसिक्यूटर्स ने उनके करीबी लोगों के खिलाफ करप्शन की जांच शुरू की। ये अधिकारी एक धर्मगुरु फतुल्लाह गुलेन के समर्थक थे। तुर्की में गुलेन की अच्छी खासी फॉलोइंग थी। उनके समर्थक सरकार से लेकर मिलिट्री और जुडिशरी तक में थे। एक वक्त अर्दवान भी उनकी मदद लेते थे। उनकी सत्ता बचाने और चलाने में गुलेन की बड़ी भूमिका थी। कुछ समय तो ये रिश्ता ठीक चला, लेकिन 2013 आते आते दोनों में खटास आ गई। फिर दिसंबर 2013 में अर्दवान के करीबियों को करप्शन केसेस में अरेस्ट किया जाने लगा। उनके 4 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा। अर्दवान के इस्तीफे की मांग भी उठ रही थी, लेकिन अर्दवान ने कहा ये लोग मेरा तख्ता पलट करना चाहते हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर वो जांच में शामिल प्रोसिक्यूटर्स, जजों और पुलिस वालों को बर्खास्त करने लगे। जो पुलिस अफसर केस को लीड कर रहा था उसको जेल भेज दिया गया। इस तरह केस खत्म हो चुका था। इसके बाद अर्दवान ने गुलेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने गुलेन के समर्थकों को खोज खोज कर नौकरी से निकाल दिया। कईयों को सजा भी हुई। अर्दवान पब्लिक रैलियों में गुलेन को धमकाते भी थे। वो उनको तुर्की आकर चुनाव लड़ने के लिए कहते थे। गुलेन 1999 में ही तुर्की छोड़कर अमेरिका भाग गए थे। वो वहीं से अपना साम्राज्य चलाते थे। 2013 की घटना के बाद गुलेन का दबदबा खत्म होने की कगार पर था। उनके समर्थकों की हालत खस्ता थी। फिर 15 जुलाई 2016 को एक कांड हो गया। फौज के एक धड़े ने अर्दवान का तख्ता पलट करने की कोशिश की। उन्होंने संसद पर बमबारी की और स्टेट टीवी पर कब्जा कर मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। उस वक्त अर्दवान राष्ट्रपति थे। तुर्की में कोई व्यक्ति लगातार 2 बार से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं रह सकता था, इसलिए 2014 में अर्दवान राष्ट्रपति बन गए थे। हालांकि सरकार उन्हीं के इशारों पर चलती थी। जिस रोज तख्ता पलट की कोशिश हुई, अर्दवान छुट्टियां मना रहे थे। विद्रोही सैनिकों ने हेलीकॉप्टर से उनके होटल पर भी हमला किया, लेकिन तब तक अर्दवान होटल से निकल चुके थे। निकलते ही उन्होंने CNN तुर्क के एंकर को वीडियो कॉल किया और उससे कॉल को लाइव दिखाने के लिए कहा। अर्दवान ने लोगों से बाहर निकलने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये मेरी जानकारी के बिना हो रहा है, मैं आपके साथ सड़क पर उतरकर विरोध करूंगा। इसके बाद अर्दवान के समर्थक सड़क पर उतर गए। उन्होंने सुबह तक तख्ता पलट की चाल को असफल कर दिया था। अर्दवान फिर से बचकर निकल आए थे, लेकिन इस बार उनको गहरी चोट लगी थी। उन्होंने तय किया कि अब इन्हें सिर उठाने का मौका नहीं दूंगा। 20 जुलाई 2016 को अर्दवान ने इमरजेंसी लगा दी। उन्होंने तख्ता पलट का आरोप गुलेन पर लगाया। फिर गुलेन गुट के खिलाफ पर्ज कैंपेन शुरू हुआ। 1.5 लाख सरकारी स्टाफ को नौकरी से निकाला गया। 4000 से ज्यादा प्रोसिक्यूटर्स और जजों को बर्खास्त किया गया। 150 से ज्यादा मीडिया संस्थानों पर ताला लगाया गया। हजारों गुलेन समर्थकों को अरेस्ट किया गया। उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। इसके बाद गुलेन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला गया। तुर्की ने उनके प्रत्यर्पण की मांग रखी, लेकिन अमेरिका इसको टालता रहा। आखिरकार अक्टूबर 2024 में गुलेन की अमेरिका में ही मृत्यु हो गई। बहरहाल 2016 के तख्ता पलट ने अर्दवान को अपनी मनमानी थोपने का बहाना दे दिया था। 2017 में उन्होंने एक नया जनमत संग्रह कराया। इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम को मंजूरी मिल गई। इसके तहत प्रधानमंत्री की कुर्सी को खत्म कर दिया गया और राष्ट्रपति की कुर्सी को सबसे शक्तिशाली बना दिया गया। नए सिस्टम में पहला चुनाव 2018 में हुआ। इसमें अर्दवान को जीत मिली। अब की बार उनके पास एब्सोल्यूट पावर्स थे। इसका इस्तेमाल उन्होंने खुद को अजेय बनाने के लिए किया। जैसे ही विपक्ष मुखर होता या कोई नेता टक्कर देने की स्थिति में पहुंचता, उसको ठिकाने लगा दिया जाता था। ऐसे ही एक नेता थे अकरम इमामोग्लू। वो अर्दवान के कैंडिडेट को हराकर इस्तांबुल के मेयर बने थे। बहुत जल्द वो देश भर में पॉपुलर होने लगे। इस्तांबुल अर्दवान की नाक का सवाल था। इस हार ने उनको परेशान कर दिया। फिर मार्च 2025 में इमामोग्लू के खिलाफ एक दिलचस्प आरोप लगा। उनकी यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा फर्जी बताया गया। कोर्ट ने उनकी डिग्री खारिज कर दी। बिना ग्रेजुएशन की डिग्री के वो मेयर नहीं रह सकते थे। उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी, लेकिन इतने से अर्दवान को संतोष नहीं हुआ। आने वाले दिनों में इमामोग्लू पर करप्शन, क्रिमिनल गैंग्स चलाने और घूसखोरी समेत कई गंभीर इल्जाम लगे। उनको अरेस्ट कर जेल में डाल दिया गया। अभी तक इमामोग्लू जेल में बंद हैं। हाल फिलहाल में उनके बाहर निकलने का कोई चांस नहीं है। अर्दवान ने घर के अंदर तो अपना एक अधिकार जमा लिया था, लेकिन उनका सपना ग्लोबल लीडर बनने का था। इसके लिए दूसरों के पटे में टांग अड़ाना जरूरी था। अर्दवान ने यह काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने नारा दिया था, अगर घर में शांति होगी तभी दुनिया में शांति रहेगी। अतातुर्क के बाद के शासकों ने भी इसका पालन किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तुर्की लंबे समय तक न्यूट्रल रहा।
आखिरी दिनों में उसने अलाइड पावर्स का साथ दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो वेस्ट से अलाइन हो गया। तुर्की इसराइल को मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम बहुल देश था। फिर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने 1952 में नेटो ज्वाइन कर लिया। तुर्की ने वेस्टर्न इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट ढूंढ लिया था, लेकिन अर्दोआन ने अलग रास्ता चुना। जहां अतातुर्क ऑटोमन साम्राज्य से पीछा छुड़ाना चाहते थे, वहीं अर्दोआन पुराने दौर को वापस लौटाने की बात करते थे। उनका मानना था कि तुर्की के पास हर वो चीज है जिससे वो ग्लोबल लीडर बन सकता है। जैसे ही सत्ता पर उनकी पकड़ मजबूत हुई, उन्होंने दूसरे देशों के विवादों में घुसना शुरू कर दिया। पिछले 15 वर्षों में तुर्की ने इराक, सीरिया, लीबिया और अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट्स में डायरेक्ट दखल दिया है। उसने इथियोपिया, यूक्रेन और पाकिस्तान को हथियार बेचे हैं। इसके अलावा अर्दोआन ने इसराइल, हमास और रूस यूक्रेन वॉर में मध्यस्थता की पहल भी की है। अर्दोआन का मकसद तुर्की की फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट बनाने पर था। वो इसमें काफी हद तक कामयाब हुए हैं। एक तरफ तुर्की नेटो का मेंबर है और ईयू में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ वो चीन और रूस से गलबहियां भी करता है। तुर्की ने 2017 में रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी। अमेरिका उसको धमकाता रहा, फिर भी उसने डील कैंसिल नहीं की। आखिर में अमेरिका को झुकना पड़ा। जो अमेरिका पहले F-35 फाइटर जेट बेचने से मना कर रहा था, अब वो खरीदने के लिए मना रहा है। इसके बदले तुर्की रशियन डिफेंस सिस्टम को हटाने के लिए तैयार हो गया है। अर्दोआन ने तुर्की को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल कराया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क खड़ा कर रहा है। ये पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती देगा, फिर भी तुर्की ने इसकी परवाह नहीं की। अर्दोआन ने हमास की लीडरशिप को अपने यहाँ जगह दी है। उन्होंने कई मौकों पर फिलिस्तीन का समर्थन किया है। वो अक्सर इसराइल को वॉर क्रिमिनल कहते हैं, तब भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब पश्चिमी देशों ने एक सुर में इसकी निंदा की थी। उन्होंने रूस पर प्रतिबंध भी लगाए थे, लेकिन तुर्की ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसके अलावा तुर्की के ईरान से भी अच्छे संबंध रहे हैं। इन सब के बावजूद तुर्की को अलग थलग नहीं किया जा सका है, लेकिन उसके पास ऐसा क्या है जिससे वो हर बार बच निकलता है? इसके 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, लोकेशन। तुर्की यूरोप को एशिया से जोड़ता है। उसका बॉर्डर इराक, ईरान और सीरिया से लगा है। वो रूस के दक्षिण में बैठा हुआ है। तुर्की बॉस्फोरस और डार्डनल स्ट्रेट को कंट्रोल करता है। रूस और यूक्रेन के ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए तुर्की को इग्नोर करना संभव नहीं है। नंबर 2, रेफ्यूजी क्राइसिस। जब भी मिडिल ईस्ट में कोई युद्ध होता है, शरणार्थियों का हुजूम यूरोप की तरफ भागता है। उनके लिए यूरोप पहुंचने का सबसे आसान रास्ता तुर्की से होकर गुजरता है। जैसे सीरिया के सिविल वॉर के दौरान हजारों लोग यूरोप भाग रहे थे। इसके चलते शरणार्थी संकट पैदा हो गया। फिर 2016 में ईयू को तुर्की के साथ सौदा करना पड़ा। उसने तुर्की को पैसे दिए और कहा कि आप लोग आगे मत आने दो। तुर्की ने उस वक्त तो डील कर ली, लेकिन वो कभी भी शरणार्थियों के लिए दरवाजे खोल सकता है। अर्दोआन समय समय पर इसकी धमकी देते रहते हैं। तुर्की के पास तीसरा लेवरेज है डिप्लोमेसी का। तुर्की कई कॉन्फ्लिक्ट्स में खुद एक पार्टी है, कईयों में वो मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। रूस यूक्रेन वॉर में पीस टॉक्स हो या कैदियों की अदला बदली हो, तुर्की दोनों के बीच पुल बना हुआ है। सोमालिया और इथियोपिया के विवाद में अर्दोआन ने मध्यस्थता कराई है। इसके अलावा तुर्की की पहुंच इसराइल फिलिस्तीन विवाद में है। इससे तुर्की को अपनी बातें मनवाने का लेवरेज मिल जाता है, क्योंकि उसको दरकिनार करके शांति की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप तुर्की से नाराज हो सकते हैं, उसकी नीतियों से असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अर्दोआन ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और वो इसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। लेकिन क्या अर्दोआन ऐसा करके ग्लोबल लीडर बन सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। रेसिप तय्यप अर्दोआन बेशक तुर्की के सबसे निर्णायक नेता हैं। उन्होंने शासन चलाने में अतातुर्क को भी पीछे छोड़ दिया। अर्दोआन ने तुर्की को आर्थिक संकट से बाहर निकाला, मिलिट्री जनरल्स की तानाशाही पर लगाम लगाई, ग्लोबल स्टेज पर तुर्की को इम्पोर्टेंट बनाया और मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने के लिए जान लगा दी। लेकिन उनका हर हासिल खोखली बुनियाद पर टिका है। पिछले कुछ बरसों में इसकी दरारें साफ दिखने लगी हैं। कुछ पॉइंट से इसको समझते हैं। एक समय तुर्की को इकोनॉमिक मिरेकल का प्रतीक माना जाता था, लेकिन 2026 में तुर्की की जीडीपी महज 3% की दर से बढ़ रही है। टर्किश करेंसी की वैल्यू लगातार घट रही है। महंगाई दर 25% से ज्यादा हो चुकी है। बुनियादी जरूरत की चीजों के दाम 3 से 4 गुना तक बढ़ चुके हैं। हजारों नौजवान हर साल तुर्की छोड़ रहे हैं। अर्दोआन कहते हैं नया तुर्की है। उनका दावा है कि उन्होंने तुर्की को आसमान में पहुंचा दिया है। अब आप 2023 का भूकंप याद कीजिए। इसमें लाखों इमारतें ध्वस्त हुई थी, 53,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बाद में पता चला कि इन इमारतों को बनाने में नियमों का ध्यान नहीं रखा गया था। इस लापरवाही में अर्दोआन की पार्टी और उनके करीबी लोग शामिल थे।
उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन से फायदा भी कमाया था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फॉरेन पॉलिसी में एर्दोआन की बढ़त दूसरों की मजबूरियों पर टिकी है। उनका अपना कोई सिद्धांत नहीं है। उन्हें जिधर फायदा दिखाई देता है उधर का रास्ता पकड़ लेते हैं। एक तरफ वो मुस्लिमों का लीडर बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन उइगर मुस्लिमों के नरसंहार पर चुप्पी साध लेते हैं। एक तरफ एर्दोआन पीस टॉक्स की मध्यस्थता करते हैं और दूसरी तरफ वो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। एक तरफ वो आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान को खुशी खुशी हथियार बेचते हैं। एर्दोआन कश्मीर के मसले पर भी पाकिस्तान का साथ देते आए हैं। उसके चलते भारत और तुर्की के रिश्तों में खटास रहती है। भारत ने 2023 के भूकंप में सबसे पहले मदद भेजी थी, लेकिन जब भारत ने पहलगाम हमले के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया तब तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स की खेप भेजी थी। इससे एर्दोआन के दोहरे चरित्र का पता चलता है। इससे ये भी समझ आता है कि वो एक मतलबी नेता हैं। उनका साम्राज्य ताकत, दमन और गुलाम मीडिया के बदौलत टिका है। जिस दिन ये बनावटी आभा मंडल टूटा, ये साम्राज्य भी बिखर जाएगा। तुर्की ने बहुत लंबे समय से एर्दोआन के अलावा किसी और का शासन नहीं देखा है। विपक्ष को तो छोड़िए, सत्ताधारी पार्टी के अंदर एक नेता तक नहीं पनप सका है। ये तुर्की के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। आप एर्दोआन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए। हमारे चैनल क्यूरिस्तान को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अभिषेक कुमार। नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।